वेलकम टू माय चैनल ऑडियो स्टोरी स्टूडियो। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 211, भयानक जिएला। रेत के टीले के ऊपर काजिक ने एक रेगिस्तानी बिच्छू का सिर काट दिया। तपती धूप में उसका मूड पहले से ही खराब था। उसे हमेशा से अंधेरी जगहें ज्यादा पसंद थीं। तभी उसने अचानक सिर उठाया और देखा कि काला गेट खुला है और छिंतियान बाहर आ रहा है। सस, काजिक ने अपनी आगे वाली टांग हिलाकर छिंतियान का स्वागत किया। छिंतियान आराम से उसके सामने उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, काजिक, आज मैं तुम्हें एक नए पार्टनर से मिलवाता हूँ, जिएला। अगले ही पल उसकी कलाई पर लिपटी हरी बेल अचानक एक वयस्क की जांघ जितनी मोटी हो गई। एक सिरा छिंतियान की बांह से जुड़ा था और दूसरा ऊपर उठकर हुक की तरह मुड़ गया, हल्के से लहराता हुआ। काजिक के जबड़े सिकुड़ गए। उसकी कंपाउंड आंखों में जबरदस्त सतर्कता भर गई। उसने अपनी आगे वाली टांग इंस्टिंक्टिवली आगे कर ली। उस हरी बेल से उसे जानलेवा खतरे का एहसास हो रहा था। छिंतियान ने हंसते हुए कहा, नर्वस मत हो, मैंने कहा ना, ये हमारी नई पार्टनर है, जिएला। उसने काजिक के शरीर पर हल्का सा थपथपाया। ये सुनकर काजिक ने धीरे से अपनी टांग नीचे की, लेकिन जिएला को देखने वाली उसकी नजर में अब भी सतर्कता और थोड़ी जिज्ञासा थी। मास्टर को ये इतना डरावना जीव आखिर मिला कहां से? पिछली बेल से भी ज्यादा खतरनाक है। छिंतियान बोला, काजिक, तुम्हें इस रेगिस्तान की अच्छी समझ है। कोई तगड़ा बीस्ट ढूंढो, मैं जिएला की ताकत टेस्ट करना चाहता हूँ। तगड़ा? काजिक कुछ देर सोच में पड़ा और फिर उसे एक टारगेट याद आया। सस, उसने पंख फड़फड़ाए और बोला, मेरे पीछे आओ। जिएला वापस कंगन बनकर छिंतियान की कलाई पर लिपट गई। काजिक के गाइड करने पर वे दोनों रेगिस्तान के और अंदर उड़ गए। करीब 1 घंटे बाद वे हवा में ही रुक गए। छिंतियान ने नीचे देखा। एक विशाल काली आकृति रेत के टीले पर जमी हुई थी। वो एक दानवाकार बिच्छू था, कम से कम 100 झांग लंबा। उसके खोल पर गहरे सुनहरे पैटर्न थे, जैसे प्राचीन ताबीज हल्की रोशनी छोड़ रहे हों। हर जोड़ से मीठा जहर रिस रहा था, जो नीचे की रेत को पिघलाकर धुआं छोड़ते गड्ढों में बदल रहा था। दसियों हजार बिच्छू काली लहर की तरह चारों तरफ फैला थे। विशाल बिच्छू के पैरों से लेकर क्षितिज तक कुछ कटे हुए टीलों से चिपके थे, कुछ जलती रेत की दरारों में घुसे थे। उनके पंजे ठंडी चमक छोड़ रहे थे। डंक से टपकता जहर जली हुई रेत पर गिरते ही सिजलने की आवाज कर रहा था। मौत के इस इलाके में हर तरफ सफेद हड्डियां बिखरी थीं। कहीं टूटे हुए हिरणों के सींग, कहीं यात्रियों के जंग लगे कंगन, यहाँ तक कि पूरे के पूरे विशाल कंकाल भी पड़े थे। जैसे ही छिंतियान और काजिक पहुंचे, रेतीले तूफान वाले विशाल बिच्छू ने अचानक सिर उठाया। उसके पेट से गूंजती हुई दहाड़ निकली। धम! जमीन से रेत का तूफान फट पड़ा, बवंडर की तरह ऊपर की ओर हमला करता हुआ। छिंतियान और काजिक फुर्ती से बच गए। छिंतियान बोला, जिएला, जाओ, ट्राई करके दिखाओ। शब्द गिरते ही हरी बेल उसकी कलाई से अलग हुई और रेत के समंदर में धंस गई। धम! गहरी हरी छाया जमीन चीर कर बाहर निकली। आत्मा निगलने वाली दानव बेल का मुख्य तना अजगर जितना मोटा था, जिस पर नुकीले कांटे जमे थे। बाहर आते ही सैकड़ों शाखाएं बिजली की रफ्तार से निकली। हर एक लाल धार में बदल गई और सीधे बिच्छुओं के झुंड को भेद दिया। एक पल में 100 से ज्यादा बिच्छुओं के खोल फट गए। उनका खून फव्वारे की तरह बेल में खिंच गया। सूखे शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। कत्लेआम रुका नहीं। बेल की शाखाएं आत्मा वाले सांपों की तरह नाच रही थीं। हर वार में 7-8 बिच्छू एक साथ छलनी हो रहे थे। बेल में टंगे हुए बिच्छू बेबस होकर पंजे हिला रहे थे और उनकी जान साफ नजरों के सामने खत्म हो रही थी। कुछ ही पलों में हजारों सूखे शरीर खून में डूबी बेर की तरह लटक गए। रेत पर लाशों का ढेर लग गया, लेकिन दानव बेल की कटाई जारी रही। लाल तरल उसके तने से बहता हुआ पीली रेत को अजीब बैंगनी रंग में रंग रहा था। रेतीले तूफान वाला विशाल बिच्छू गुस्से से गरजा। उसकी दहाड़ कान फाड़ देने वाली थी। अचानक उसके भीतर से भयानक ताकत फूटी। पूरा रेगिस्तान कांप उठा। छिंतियान की भौं उठी। 5वें लेवल का क्रूर बीस्ट।
उसने काजिक की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, जीएला का टेस्ट लेने के लिए तुम सीधे 5वें लेवल का बीस्ट और हजारों अंडरलिंग्स ले आए। काजिक ने मासूमियत से अपनी कंपाउंड आंखें झपकाईं और आगे वाली टांगें फैला दी। धम धम धम, विशाल बिच्छू की 8 कटोरे जैसी टांगें जमीन पर पड़ी। टीला ढह गया। उसका विशाल शरीर काले पहाड़ की तरह दानव बेल की ओर टूट पड़ा। उसी समय हजारों बिच्छुओं के शरीर पर मिट्टी जैसे रंग की आध्यात्मिक रोशनी चमक उठी। घनी ऊर्जा आपस में जुड़कर अटूट ढाल बन गई। ढालों पर प्राचीन धरती की नसों जैसे पैटर्न थे। भारी चमक के साथ वे जुड़ती चली गईं और दानव बेल के अगले हमलों को रोकने लगीं। टकराने की धातु जैसी आवाजें पूरे रेगिस्तान में गूंज गईं, लेकिन आत्मा निगलने वाली दानव बेल के सामने ये ढालें सिर्फ खाना थीं। बेल की सतह पर अचानक अनगिनत पैटर्न फट पड़े, जैसे लालची छोटे मुंहों। जैसे ही वो फिर से ढाल में घुसी, उन मुंहों ने मिट्टी रंग की ऊर्जा को लपक लिया। आंखों के सामने ढालें फीकी पड़ने लगीं। बिच्छुओं को डर के साथ एहसास हुआ कि उनकी गर्व वाली डिफेंस ताकत लगातार बेल में जा रही है, इस खौफनाक किलिंग मशीन को और मजबूत बना रही है। बेल की शाखाएं और मोटी होती गईं, कांटों पर अजीब चमक आ गई। बाकी ढालें आसानी से टूटती चली गईं और बिच्छुओं की जान कटती रही। वहीं दूसरी तरफ विशाल बिच्छू के 2 थाली जैसे पंजे ठंडी चमक के साथ गिरे। उसने पूरी ताकत से बेल के मुख्य तने को जकड़ लिया। कड़क स्टील जैसी बेल जबरन टूट गई, लेकिन टूटे सिरे से नई शाखाएं बारिश के बाद बांस की तरह उगाईं। पल भर में सब पहले जैसा हो गया। ये देखकर विशाल बिच्छू की जहर थैलियां सिकुड़ गईं। उसने तेज दबाव से हरा जहर बेल पर उगल दिया। अजीब बात यह थी कि बेल जली नहीं, बल्कि उस जहर को लालच से पी गई। उसके कांटे और गहरे लाल हो गए। विशाल बिच्छू के पल भर के झटके का फायदा उठाकर अनगिनत शाखाएं जाल की तरह उस पर टूट पड़ीं। वे उसके खोल की दरारों में घुसती चली गईं। विशाल बिच्छू बुरी तरह तड़पा। उसने डंक से बेलों पर वार किया, लेकिन और बेलें लिपटती चली गईं, काली जंजीरों की तरह कसती हुई। उसने पंजे घुमाए, आसपास के टीले चूर हो गए, फिर भी बेल के सक्शन उसके शरीर से चिपके रहे। अनगिनत बारीक नलिकाएं खोल में घुसकर उसका खून खींचने लगीं। उसकी ताकत डरावनी थी। हर झटके पर 8वें लेवल का रेतीला तूफान उठ रहा था। फिर भी वो खुद को आजाद नहीं कर पाया। खून निकलता रहा। उसकी हरकतें धीमी पड़ गईं। लाल आंखों में आखिरकार डर उतर आया। अंत में दानव बेल का मुख्य तना अजगर की तरह उसकी गर्दन में लिपट गया। हजारों शाखाओं ने एक साथ जोर लगाया। फुस, उसका सबसे सख्त सिर भेद दिया गया। रेगिस्तान के इस सरताज की सारी जान खिंच ली गई। सिर्फ खाली खोल बचा। उसी समय वहां मौजूद सारे बिच्छू भी सूखकर खोल बन गए। मौत के रेगिस्तान में जिससे सब कांपते थे, रेतीले तूफान वाले विशाल बिच्छू का पूरा कबीला जीएला ने आसानी से खत्म कर दिया। एपिसोड 212 भर्ती। छिनतियान और काजिक जमीन पर उतरे। चारों तरफ बिखरे काले खोल और विशाल बिच्छू के अवशेष देखकर छिनतियान को मानना पड़ा कि जीएला की लड़ाकू ताकत उससे ज्यादा है। वो 5वें लेवल को शैडो स्ट्राइक स्नाइपर राइफल से मारता था, जबकि जीएला ने 5वें लेवल के रेतीले तूफान वाले विशाल बिच्छू को आसानी से कुचल दिया और रास्ते में हजारों जहरीले बिच्छू भी साफ कर दिए। आम पौधे आग से डरते हैं, लेकिन जीएला के सामने आग भी बस एक तरह की एनर्जी थी। छिनतियान सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या होगा जो जीएला को रोक सके। शायद सिर्फ कोई हाई लेवल आध्यात्मिक योद्धा जो उसकी सहन शक्ति से ऊपर की मार्शल तकनीक या जादू इस्तेमाल करे, वही उसे सच में खत्म कर पाए। छिनतियान हंसा। जीएला, कमाल है। उसने अंगूठा उठाकर दिल खोलकर तारीफ की। जीएला फिर से कंगन बनकर उसकी कलाई पर लिपट गई। ऊपर का बैंगनी पत्ता हल्के से हिल रहा था, जैसे खुशी में डांस कर रहा हो। हिस, काजिक ने चारों तरफ पड़ी लाशों को देखा। जीएला की मौजूदगी ने उसके दिल में एक अजीब सी जल्दी और मुकाबले की आग जला दी। पीछे न रहने के लिए उसे और मेहनत करनी होगी। काजिक की आंखों में गहरी बैंगनी चमक दौड़ गई। इस लड़ाई से छिनतियान को जीएला की ताकत का शुरुआती अंदाजा मिल गया। वो आसानी से 5वें लेवल को मार सकती है, लेकिन 6ठे लेवल से अब भी साफ फर्क था। फिर भी जीएला अभी अभी जागी है। इतनी ताकत ही उसे संतुष्ट करने के लिए काफी थी। आगे चलकर जैसे जैसे वो एनर्जी निगलेगी, उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। शायद कुछ सालों में वो फिर से वही आत्मा निगलने वाली दानव बेल बन जाए जिसने कभी स्टार सी को हिला दिया था। इतने सारे खोल छोड़ देना वेस्ट होता, खासकर विशाल बिच्छू का खोल। वो आर्मर बनाने के लिए बेहतरीन मटेरियल था। छिनतियान ने हाथ हिलाया और सारे खोल आध्यात्मिक स्पेस में डाल दिए। घर चलते हैं। कुछ देर बाद स्टार मून सिटी, युआनशान ग्रुप बिल्डिंग। यांग फान अपने निजी ऑफिस में बैठा था। बाहर भागदौड़ और शोर सुनकर उसने मन ही मन लंबी सांस ली। आजकल युआनशान ग्रुप लगभग खाई के किनारे खड़ा था। बस एक कदम और सीधा अंधेरे में गिर जाता। ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते उसे बाकी अधिकारियों की तरह बेचैन होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त उसका मन अजीब था।
वो नहीं चाहता था कि ग्रुप डूबे, पर अगर डूब भी जाए तो उसके दिल में दबी कड़वाहट को शायद सुकून मिल जाए। 10 साल पहले उसने ग्रुप के लिए इलाका बढ़ाया था, कई बड़े क्लाइंट दिलाए थे, परफॉर्मेंस लगातार ऊपर गई थी। उसने स्ट्रक्चर सुधारा, प्लांटेशन बेस बढ़ाए, नए प्रोडक्ट डेवलप किए। युआन शान ग्रुप एक मिड साइज कंपनी से सिल्वर ग्रे स्टार की दवा इंडस्ट्री का लीडर बन गया। उन सालों में वो अपने पीक पर था। उसे पूरा यकीन था कि सीईओ की कुर्सी बस उसकी है। लेकिन बोर्ड मीटिंग के दिन जब वो सपनों की पोस्ट लेने ही वाला था, एक सरकारी आदेश हथौड़े की तरह गिरा। उसका दिमाग खाली हो गया। न सीईओ, न किसी बड़े डिपार्टमेंट का हेड। उसे एक ऐसे विभाग में डाल दिया गया जिसका नाम भर था। सैलरी ऊंची थी, लेकिन असल में उसकी सारी ताकत छीन ली गई थी। बस वाइस प्रेसिडेंट का टैग बचा था। उस दिन वो गुस्से से पागल हो गया था, तुरंत रिजाइन करना चाहता था। लेकिन चेयरमैन लेंग युआन शान ने धमकी दी, अगर उसने छोड़ा तो वो ग्रुप का दुश्मन माना जाएगा। युआन शान ग्रुप दुश्मनों पर दया नहीं करता। वह डर गया। उसे अच्छे से पता था कि लेंग युआन शान कितना बेरहम है। खुद और परिवार के लिए उसने समझौता कर लिया। उसके बाद उसकी मोटिवेशन खत्म हो गई। हर दिन घंटी बजाने वाले भिक्षु की तरह टाइम पर आना जाना। मोटी सैलरी देखकर खुद को समझा लेता कि जिंदगी चल रही है, लेकिन दिल में कसक बनी रही। जवानी में इस छोटे से ऑफिस में फंसा रहा। 10 साल यूं ही बर्बाद हो गए। इसलिए जब ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर आया तो वो हैरानी से शांत था। उसने काफी बचा लिया था। रिटायर होकर मछली पकड़ना, पत्नी बच्चों के साथ टाइम बिताना उसे ठीक लग रहा था। बीप बीप बीप, ऑफिस खत्म होने का अलार्म बजा। यांग फान ने बैग उठाया और 1 सेकंड भी रुके बिना बाहर निकल गया। बाहर कई कर्मचारी सिर झुकाकर प्रेसिडेंट यांग कहते, कुछ अनदेखा कर देते। ये उनकी गलती नहीं थी। यांग फान की मौजूदगी ही बहुत कम थी। जरूरी मीटिंग के अलावा वो कहीं दिखता नहीं था। नाम सब जानते थे, चेहरा कम। यांग फान को आदत थी। लिफ्ट से ऊपर जाकर वो अपने फ्लाइंग व्हीकल में बैठा और बड़े सुपरमार्केट का रास्ता सेट किया। आज वो घर के लिए सब्जी लेने वाला था, पत्नी और बच्चों के लिए डिनर बनाना था। सालों में उसकी कुकिंग स्किल काफी बढ़ गई थी, लगभग स्टार शेफ के लेवल की। सुपरमार्केट में घुसते ही उसने छोटा कार्ट लिया और वेजिटेबल सेक्शन की तरफ बढ़ा। तभी किसी ने उसका कार्ट रोक लिया और उसका नाम पुकारा, यांग फान, प्रेसिडेंट यांग। यांग फान ने सामने खड़े आदमी को देखा। कद औसत, चेहरा सामान्य, लेकिन शरीर बेहद ताकतवर। बाजू ऐसे थे जैसे कपड़े फट जाएंगे। मैं यांग फान हूं। आप कौन हैं? वो आदमी बोला, मेरा नाम झाओ जीमो है। मैं एक आध्यात्मिक योद्धा हूं। हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। आध्यात्मिक योद्धा। यांग फान का दिल कस गया। कौन मिलना चाहता है और योद्धा भेजा है? कहीं उसे भागने से रोकने के लिए तो नहीं? झाओ जीमो मुस्कुराया। प्रेसिडेंट यांग, नर्वस मत होइए, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। वो पास के चायघर की तरफ इशारा करके बोला, हमारे बॉस वहीं हैं, बस आपसे मिलना चाहते हैं। पास का चायघर। ये सुनकर यांग फान को थोड़ी राहत मिली। ये इलाका काफी भीड़भाड़ वाला था, सिक्योरिटी सख्त थी। यहाँ कोई भी हंगामा करने की हिम्मत नहीं करता। यांग फान ने पूछा, मैं जान सकता हूँ कि आपके बॉस मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? 10 साल से वो ठंडे बस्ते में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन उसे ढूंढेगा। झाओ जीमो हंसा। हमारे बॉस आपकी काबिलियत की कद्र करते हैं। वो आपको अपनी कंपनी में शामिल होने का न्योता देना चाहते हैं। काबिलियत? यांग फान ने खुद पर हंसी उड़ाई। मेरी काबिलियत तो इन सालों में घिस चुकी है। आप शायद गलत इंसान ढूंढ रहे हैं। अब मैं बस एक आम मिडिल एज आदमी हूँ। देखिए, काम के बाद सब्जी लेने आया हूँ। झाओ जीमो ने हाथ बढ़ाया। प्रेसिडेंट यांग, आप काबिल हैं या नहीं, ये फैसला हमारे बॉस करेंगे। फिर भी उम्मीद है आप मेरे साथ चलेंगे। झाओ जीमो का पक्का रवैया देखकर यांग फान ने मन ही मन आह भरी। ठीक है, मैं चलता हूँ। एपिसोड 213, बातचीत। चाय वाले कमरे में घुसते ही यांग फान ने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में 2 लोग थे। एक नीले कपड़ों में था, छोटी दाढ़ी, घनी भौहें और बाघ जैसी आंखें। शरीर से ही किसी पुराने योद्धा जैसी भारी आभा निकल रही थी। दूसरा एक जवान आदमी था, चेहरे के नैन नक्श कड़े और स्वभाव ठंडा। जैसे ही उसकी नजर यांग फान से टकराई, यांग फान के दिल में अचानक दबाव सा महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। यांग फान, प्रेसिडेंट यांग। जवान आदमी की आवाज साफ और ठंडी थी। नमस्ते, मैं यांग फान हूँ। यांग फान ने जल्दी से सिर हिलाया। बैठिए। जवान आदमी ने बैठने का इशारा किया और खुद चाय डालकर यांग फान को दी। यांग फान ने कप थामते हुए कहा, धन्यवाद। मेरा नाम छिंतियान है और वही हूँ जिसने युआन शान ग्रुप का पूरा गोदाम खाली किया है। खनक। यांग फान के हाथ से चाय का कप फिसल गया। चाय मेज पर फैल गई।
उसने घबराकर कप संभाला और बार बार माफी मांगने लगा। सॉरी, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान मच चुका था। युआन शान ग्रुप को दिवालियेपन के किनारे तक पहुंचाने वाला इंसान इसी के सामने बैठा है। आखिर उसका युआन शान ग्रुप से क्या दुश्मनी थी और वो मुझसे मिलने क्यों आया? छिन तियान हल्के से मुस्कुराया। प्रेसिडेंट यांग, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा आदमी हूं तो बात भी सीधी करूंगा। आज आपको बुलाने की वजह यही है कि मैं चाहता हूं आप हमारी लिंगफेंग कंपनी ज्वाइन करें। युआन शान ग्रुप की नाव डूब रही है और मुझे लगता है कि आप जैसे टैलेंट को उसके साथ डूबने की जरूरत नहीं। ऊपर से युआन शान ग्रुप ने आपकी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सालों से आपको दबा कर रखा। आपके दिल में जो फ्रस्ट्रेशन जमा है वो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनकर यांग फान कुछ देर चुप रहा, फिर खुद पर हंसते हुए बोला, आप मुझे ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं। मैं आखिर हूँ ही क्या, बस एक आम कर्मचारी। छिन तियान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बोलता रहा, मैं आपको लिंगफेंग ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बताता हूँ। हमारी कंपनी अभी नई है। कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये सज्जन है, फेंग मोचुआन, हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के लीडर, 5वें लेवल के 9 स्टार आध्यात्मिक योद्धा। 5वें लेवल के 9 स्टार। यांग फान की आंखों में शौक साफ झलक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाघ जैसी आंखों और भारी आभा वाला ये आदमी 6ठे लेवल के लगभग बराबर होगा। एक आम इंसान के लिए तो दूसरा या तीसरा लेवल का योद्धा भी सुपर ह्यूमन होता है। सुना था लेंग युआन शान का सबसे ताकतवर सिक्योरिटी कैप्टन भी बस 4थे लेवल के 9 स्टार तक ही था। 4थे और 5वें लेवल के बीच का फर्क कितना बड़ा है ये यांग फान अच्छे से जानता था, और इससे भी डरावनी बात उसे समझ आ गई। इतना ताकतवर 5वें लेवल का 9 स्टार योद्धा छिन तियान के पास ऐसे खड़ा है जैसे बस एक बॉडीगार्ड हो। तो फिर ये छिन तियान आखिर कितना बड़ा इंसान है? छिन तियान ने आगे कहा, हाल ही में मैंने एल्फ जाति से डील की है। 7 तरह के स्पिरिट फ्रूट और 10 तरह की आध्यात्मिक दवाइयों के एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं। 1 हफ्ते पहले हमने पहली खेप सिल्वर ग्रे स्टार भेजी और पार्टनर ढूंढ रहे थे, लेकिन युआन शान ग्रुप ने सिक्योरिटी ब्यूरो को रिश्वत देकर हमारा माल रोकवा लिया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिसे आसानी से दबाया जाए, इसलिए मैंने उनका पूरा गोदाम खाली कर दिया। तो ये बात थी। ये पूरी तरह लेंग युआन शान की स्टाइल थी, दबदबा और किसी को चुनौती न देने देना। लेकिन इस बार उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। यांग फान की आंखों में हल्की सी खुशी चमक उठी। बाहर वालों को उसकी सैलरी भले ज्यादा लगती हो, लेकिन उसने कंपनी के लिए जो वैल्यू बनाई थी उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं थी। 10 साल तक वो ऐसे ही घिसता रहा, लगभग हिम्मत खो चुका था। आज युआन शान ग्रुप को अपनी लालच की वजह से दीवार से टकराते देख उसे हंसी आने का मन कर रहा था। साथ ही छिन तियान की बातों से उसे लिंगफेंग कंपनी का जबरदस्त फ्यूचर भी साफ नजर आ रहा था। 7 तरह के स्पिरिट फ्रूट और 10 तरह की आध्यात्मिक दवाइयों के एक्सक्लूसिव राइट्स। अगर ये सच है तो ये कंपनी आने वाले समय में अरबों की दानव कंपनी बनने वाली है, युआन शान ग्रुप से भी कहीं आगे। छिन तियान यांग फान को देखते हुए बोला, मैं प्रेसिडेंट यांग की काबिलियत को बहुत मानता हूँ। युआन शान ग्रुप आज जहाँ है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। फिर भी उन्होंने अपने लोगों को आगे बढ़ाया और आपको किनारे कर दिया। ऐसी कंपनी जितनी जल्दी गिरे उतना अच्छा। प्रेसिडेंट यांग को इससे कहीं बड़े मंच पर होना चाहिए। बड़ा मंच। यांग फान को लगा जैसे उसके ठंडे दिल में फिर से गर्माहट लौट आई हो। तो मेरी आग अभी बुझी नहीं है, मैं अब भी एक बार और लड़ना चाहता हूँ। उसने नजर झुका ली। वो मानता था कि वो लालच में आ गया है, लेकिन वो उम्र भी पीछे छूट चुकी थी जब वो किसी पर आसानी से भरोसा कर ले। छिन तियान की बातें सिर्फ उसकी अपनी कहानी भी हो सकती थीं। यांग फान बोला, मिस्टर छिन, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। आपने मुझे सच में छू लिया है, लेकिन ये फैसला बड़ा है। मुझे अपने परिवार से बात करनी होगी। क्या आप मुझे 2 दिन का वक्त देंगे? ये सुनते ही छिन तियान की नजर उस पर टिक गई। यांग फान पर अचानक भारी दबाव आ गया। माथे पर ठंडा पसीना और पीठ भीग गई। कहीं ये नाराज तो नहीं हो गया? अब क्या करूं? यहीं हाँ कह दूं? अगर ये धोखा हुआ तो? उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ गए। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। छिन तियान हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल, आप सोच सकते हैं। असल में वो आत्मा की मुहर से यांग फान को मजबूर कर सकता था, लेकिन वो हर टैलेंट को जबरदस्ती बांधना नहीं चाहता था। जरूरत न हो तो काबिल लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद मिस्टर छिन। यांग फान ने राहत की सांस ली। प्रेसिडेंट यांग, घर जाकर परिवार से बात कर लीजिए। मैं आपकी गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। छिन तियान ने हाथ बढ़ाया। ठीक है। यांग फान ने हाथ मिलाया। जीमो, प्रेसिडेंट यांग को बाहर तक छोड़ाओ। जी। अरे नहीं, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं ही आपको लाया हूं तो वापस भी छोड़ दूंगा। यांग फान ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने छिन तियान और फेंग मोचुआन को हल्का सा झुककर सलाम किया और झाओ जीमो के साथ बाहर चला गया।
उनके जाते ही फेंग मोचुआन बोला, बॉस, आपको सच में लगता है यांग फान सही रहेगा? छिंतियान ने शांत स्वर में कहा, यांग फान में दम है। 10 साल गुमनामी में रहने से उसकी काबिलियत खत्म नहीं हुई। ऊपर से इतने लोगों में से लीची ने उसे चुना था और मुझे लीची के फैसले पर भरोसा है। फेंग मोचुआन मुस्कुराया। फिर तो मजा आएगा देखने में कि वो क्या करता है। छिंतियान बोला, 2 लोगों को उस पर नजर रखने भेज दो। अगर 2 दिन में भी फैसला न करे तो मैं उसकी मदद कर दूंगा फैसला लेने में। समझ गया। अगले दिन की शुरुआत। एपिसोड 214, फैसला। डिनर के दौरान वांग वान ने गौर किया, आज आप कुछ खोए खोए से क्यों लग रहे हो? ग्रुप की वजह से टेंशन है क्या? यांग फान चौंका और फीकी हंसी हंसी। मैंने इतना भी छुपाया नहीं था क्या? फिर कुछ देर रुककर बोला, तुम हमारी आज की जिंदगी से खुश हो? मैं खुश हूँ। वांग वान मुस्कुराई। हम रोज साथ रहते हैं, पैसों की चिंता नहीं है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। डैडी, मैं भी खुश हूँ। 5 साल का बेटा हाथ उठाकर बोला, अगर आप मुझे सुपर बैटलशिप का मॉडल दिला दो तो और खुश हो जाऊंगा। शरारती कहीं का। यांग फान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखें थोड़ी उदास हो गईं। अगर परिवार खुश है तो क्या मुझे सच में सब बदल देना चाहिए? लेकिन मैं जानती हूँ तुम खुश नहीं हो। वांग वान ने उसका हाथ पकड़ा और सीधी आंखों में देखा। तुम्हें अपनी नौकरी और ये फीकी जिंदगी पसंद नहीं? जो यांग फान कभी बिजनेस की दुनिया पर छाया था, वही असली तुम हो। यांग फान का दिल भर आया। वो समझ गया कि उसकी पत्नी सब जानती है। यांग फान बोला, आज एक कंपनी ने मुझे ज्वाइन करने का ऑफर दिया। नई है लेकिन फ्यूचर बहुत बड़ा है। बस डर ये है कि कहीं सब बिगड़ न जाए। वांग वान ने उसका हाथ दबाया। कोई बात नहीं, जो भी होगा हम साथ मिलकर झेलेंगे। तुमने 10 साल तक परिवार के लिए समझौते किए, अब मैं चाहती हूं तुम अपने लिए भी जियो। वो मुस्कुराई। और सच कहूं तो मुझे रोज किचन में घुसने वाला यांग फान नहीं, बल्कि जोश से भरा यांग फान ज्यादा पसंद है। डैडी, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। बेटी ने मुट्ठी बांध ली। मैं भी सपोर्ट करता हूँ। छोटा बेटा बोला, अगर बैटलशिप मॉडल दिला दोगे तो और ज्यादा। हंसी से पूरा घर गूंज उठा। यांग फान ने परिवार को देखा। उसके दिल से सालों का बोझ उतर गया। मैं अभी 40 से थोड़ा ही ऊपर हूँ। क्या मुझे रिटायर्ड बूढ़े जैसी जिंदगी जीनी चाहिए? नहीं, मेरा खून ठंडा नहीं पड़ा। मैं अब भी अपने सपनों के लिए लड़ना चाहता हूँ। उसने अपनी स्मार्ट वॉच खोली और लिंगफेंग कंपनी सर्च की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सच में फेंग मोचुआन था। फिर उसने हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स भी चेक किया। लीडर वही था। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला। कुछ देर बाद लिंगफेंग ट्रेडिंग कंपनी में छिंतियान मुस्कुराया। प्रेसिडेंट यांग, आपका स्वागत है। उसे लगा था फैसला आने में वक्त लगेगा, लेकिन यांग फान उसी रात आ गया। फैसला लेने वाला आदमी। बॉस। यांग फान ने भी फेंग मोचुआन की तरह छिंतियान को बॉस कहा। प्रेसिडेंट यांग, आज से आप कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। छिंतियान बोला, मुझे और ओल्ड मो को बिजनेस का ज्यादा अनुभव नहीं है। कंपनी का ढांचा बनाना, लोग भर्ती करना, सब आपको संभालना होगा। यांग फान की आंखों में खुशी आ गई। ये जिम्मेदारी नहीं, भरोसा था। ठीक है बॉस, मैं जल्द से जल्द सब सेट कर दूंगा। छिंतियान ने सिर हिलाया। एक और जरूरी काम है। मैंने युआन शान ग्रुप का माल लिया है। उनके क्लाइंट से संपर्क करके वही माल उन्हें बेच दो। दाम तुम तय करना। यांग फान समझ गया। ये मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। समझ गया। छिंतियान बोला, जल्दी शुरू करो। हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स मदद करेगा। पहला फंड आते ही मैं युआन शान ग्रुप की बड़ी संपत्तियां खरीदना चाहता हूं। यांग फान के दिमाग में और भी प्लान बनने लगे। वहीं से टैलेंट भी खींचा जा सकता है। ठीक है। छिंतियान ने आखिरी बात कही। दुनिया में कोई दीवार बिना दरार के नहीं होती। तुम्हारा काम लेंग युआन शान तक जरूर पहुंचेगा। वो बौखलाकर हमला कर सकता है, इसलिए मैं कुछ योद्धा तुम्हारी और परिवार की सुरक्षा के लिए भेज रहा हूं। यांग फान ने दिल से कहा, धन्यवाद बॉस। वो समझता था ये सुरक्षा भी है और निगरानी भी। कमरे से निकलते हुए यांग फान ने नीले आसमान को देखा। सालों बाद दिल में फिर से जोश उबल रहा था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। एपिसोड 215, क्रिम्सन फ्लेम ब्लू। युआन शान ग्रुप का पतन किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज हुआ। जैसा कहा जाता है, दीवार गिरती है तो हर कोई धक्का देता है। आमतौर पर युआन शान ग्रुप बहुत घमंडी और तानाशाही था। इंडस्ट्री में दूसरों को दबाता था और किसी को अपनी हैसियत या अथॉरिटी को चैलेंज करने नहीं देता था। लेकिन जैसे ही वो संकट में फंसा, जिन लोगों को उसने कभी नुकसान पहुंचाया था, सब एकजुट होकर उस पर टूट पड़े। कहीं से मेडिसिनल जड़ी बूटियों की सप्लाई काट दी गई, कहीं मिडिल मैनेजमेंट को तोड़ लिया गया, बैंकों पर दबाव डालकर लोन वापस खिंचवा लिए गए।
कुछ लोगों को प्लांटेशन बेस में तोड़फोड़ करने भेजा गया। अंदर से युआनशान ग्रुप पूरी तरह अफरा तफरी में डूब गया। हालत ये हो गई कि कुछ एम्प्लॉयज को जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी ताकि वे कंपनी के लिए काम करना छोड़ दें। युआनशान ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन लेंग युआनशान के बाल सिर्फ एक हफ्ते में आधे सफेद हो गए। चेहरा सूख कर लटक गया, जैसे वो एक ही झटके में 20 साल बूढ़ा हो गया हो। और उसके आसपास मौजूद दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुराने भरोसेमंद लोग भी इसी मौके पर उसका साथ छोड़ गए। आखिरकार लेंग युआनशान पूरी तरह टूट गया और सीधे ग्रुप के दिवालिया होने की घोषणा कर दी। कंपनी आधिकारिक तौर पर बैंकरप्सी लिक्विडेशन स्टेज में चली गई। इस तरह मेडिसिनल हर्ब्स इंडस्ट्री का मशहूर दिग्गज पूरी तरह खत्म हो गया। इसी समय एक कंपनी जिसका नाम था लिंगफेंग ट्रेडिंग कंपनी जबरदस्त तरीके से उभरी। उसने युआनशान ग्रुप के 30% से ज्यादा एम्प्लॉइज और आधी से ज्यादा एसेट्स खरीद ली, जिनमें युआनशान ग्रुप का हेडक्वार्टर बिल्डिंग भी शामिल था। पूरी इंडस्ट्री में इसका नाम सनसनी बन गया। अंदर की खबर रखने वाले लोग जानते थे कि लिंगफेंग कंपनी की पहली फंडिंग युआनशान ग्रुप से छीने गए माल को बेचकर आई थी। लेकिन इसके लिए कोई भी लिंगफेंग कंपनी को नीची नजर से नहीं देखता था, बल्कि सब उससे बेहद सतर्क हो गए थे। आखिर युआनशान ग्रुप जैसा दैत्य भी इनके हाथों गिर गया था, तो कौन इन्हें हल्के में लेने की हिम्मत करता। इसके अलावा लिंगफेंग कंपनी के पास अपनी खास ताकत भी थी। एल्फ स्टार से आई 7 तरह की स्पिरिट फ्रूट्स और 10 तरह की स्पिरिचुअल मेडिसिन की एक्सक्लूसिव एजेंसी। हर कोई जानता था कि इन एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ लिंगफेंग कंपनी के हाथ में एक कभी न खत्म होने वाली गोल्ड माइन आ गई थी। ऊपर से युआनशान ग्रुप की कुछ एसेट्स और कस्टमर बेस भी मिल चुका था। इंडस्ट्री के टॉप तक पहुंचना अब बस समय की बात थी। बेशक कुछ लालची लोग भी थे जिन्होंने लिंगफेंग कंपनी की जानकारी जुटाने या उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी ऐसा किया वो बिना किसी अपवाद के अजीब हादसों का शिकार हुआ। कोई जहर से बीमार पड़ा, कोई अचानक गंभीर बीमारी में फंस गया, तो किसी की उड़ने वाली डिवाइस रास्ते में ही खराब हो गई। जिसकी आंखें तेज थीं, वो साफ समझ गया कि ये लिंगफेंग कंपनी की खामोश चेतावनी थी। ज्यादा टांग मत अड़ाओ, वरना ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं रहेगा। इसके बाद लिंगफेंग कंपनी ने सिल्वर ग्रे स्टार पर मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली और अरबों बल्कि खरबों की कंपनी बनने की राह पर पहला कदम रख दिया। कुछ देर बाद पीली रेत ने पूरे आसमान को ढक लिया था। एक ऊंची आकृति रेत के टीले पर अकेले पहाड़ की तरह खड़ी थी। उसके कपड़े तेज आंधियों में बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे। रेत के समंदर की गहराई से सैकड़ों फायर सैलामेंडर, जो युद्ध घोड़ों जितने बड़े थे, पागलों की तरह दौड़ते हुए आए। उनकी लाल खड़ी पुतलियों में लालच और हत्या की चमक थी। उनके मुंह से निकलती आग की गोलियां उल्काओं की तरह बरस रही थीं, हवा को मोड़ती हुई सीधे उस आकृति की ओर बढ़ रही थीं। सेट्स अचानक जमीन कांप उठी। गहरे हरे रंग की बेलें जमीन फाड़कर बाहर निकलीं। उनकी सतह पर नुकीले कांटे उगे थे। वे जिंदा प्राणियों की तरह लिपटती और उलझती हुई पल भर में एक मोटी बेलों की दीवार बन गई, जिसने उस आकृति को पूरी तरह ढक लिया। बेलों की सतह पर नीले और बैंगनी माइक्रोलाइट्स चमक रही थीं। उन पर बनी रेखाएं ऐसे जगमगा रही थीं जैसे अनगिनत छोटे मुंह खुल गए हों। जैसे ही आग की गोलियां बेलों से टकराईं, वे बिना किसी हलचल के उन्हीं रेखाओं में समा गईं। दीवार के भीतर मौजूद व्यक्ति ने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। उसकी हड्डीदार उंगलियां हवा में चलती हुई सुनहरे रून छोड़ने लगीं। जैसे ही उसने मुट्ठी भींची, उसकी साफ आवाज आसमान चीरती हुई गूंजी, सेलेस्टियल थंडरफॉल। अभी शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि साफ आसमान पर काले बादल छा गए। बादलों की गहराई में बैंगनी रोशनी उग्रता से उछलने लगी, जैसे कोई प्राचीन दानव जाग उठा हो। एक भयानक गर्जना के साथ बादल फट गए। अनगिनत दरारों से कटोरों जितनी मोटी बिजली की सैकड़ों धाराएं चांदी के ड्रैगन की तरह गिरीं। कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ वे बिल्कुल सटीक तरीके से हर एक फायर सैलामेंडर पर गिरी। उन्मत्त बिजली सैलामेंडरों के झुंड में फट पड़ी। करंट की चरचराहट उनके तीखे चीखों के साथ गूंज उठी। फायर सैलामेंडरों के विशाल शरीर मरोड़ खाने लगे। बिजली की तपिश से उनकी स्केल्स फट गईं। मांस पल भर में चिथड़े चिथड़े हो गया। जली हुई काली धुआं ऊपर उठने लगा। बस कुछ ही सांसों में जो झुंड अभी भयानक लग रहा था, वो जलते हुए काले ढेर में बदल गया और तपती रेत पर ढह गया। सैकड़ों नीले और हरे रंग के लाइट स्फीयर उड़कर शरीर में समा गए। बाहर सिर्फ एक गहरा नीला लाइट स्फीयर बचा। नाम क्रिम्सन फ्लेम ब्लू। टाइप एक्टिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन। ये एक अजीब फ्लेम है जो रेगिस्तान की गहराइयों में विकसित हुई है। ये तपती रेत को गाइड बनाकर आग को खास ड्यूल नेचर में ढालती है। ये हवा में मौजूद फ्री अर्थ एलिमेंट्स को फ्लेम के साथ फ्यूज कर सकती है और उन्हें अलग अलग फ्लेम फॉर्म में बदल सकती है। कंडेंस हुई क्रिम्सन फ्लेम की सतह पर बहती रेत जैसी पैटर्न होती है। जब ये काटती है तो स्कॉर्चिंग सैंड रेंड इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें हाई टेम्परेचर रेत के कण घाव में घुसकर लगातार जलन पैदा करते हैं और हीलिंग को रोकते हैं। साथ ही फ्लेम रेजिस्टेंस 20% बढ़ जाती है। क्रिम्सन फ्लेम
ब्लू टैलेंट बुरा नहीं, छिंतियान ने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन असल में वो सेलेस्टियल थंडरफॉल की ताकत से ज्यादा खुश था। ब्रॉन्ज लेवल की मैजिक, उसके लेवल से कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल पावर और पर्पल स्काई थंडर बॉडी का इलेक्ट्रिक बूस्ट। आम टियर 4 स्पिरिट बीस्ट एक ही बार में इसे झेल नहीं सकता था। पावरफुल और वाइड रेंज, बस एक ही कमी थी, इसे कास्ट करने में टाइम लगता था। अगर दुश्मन कास्टिंग के बीच का गैप पकड़कर पास आ जाए तो मेज के लिए खतरा बन जाता। इसीलिए मेज लोग इंस्टेंट कास्ट स्पेल्स जरूर सीखते हैं। हाई लेवल स्पेल्स अक्सर दुश्मन को कंट्रोल करने या सेफ पोजीशन से यूज किए जाते हैं, लेकिन छिंतियान का प्लान अलग था। उसकी असली पहचान हमेशा स्पिरिट वॉरियर की रही है। क्लोज कॉम्बैट उसकी ताकत है, मैजिक सिर्फ टैक्टिकल सपोर्ट के लिए है। जब कमजोर दुश्मनों की भीड़ सामने हो तब स्पिरिचुअल मैजिक काम आती है। वैसे भी मैजिक के बिना उसके पास कई ऐसे टैलेंट्स हैं जो मास डैमेज कर सकते हैं, जैसे पॉइजन गैस डोमेन, सुपर एनर्जी फ्लेम बर्स्ट, आई ऑफ फेयर, सैंडस्टॉर्म कंट्रोल और अभी मिला क्रिम्सन फ्लेम। टैलेंट्स की अपनी लिमिट होती है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी की कोई सीमा नहीं। स्पिरिचुअल मैजिक की छत इन टैलेंट से कहीं ऊपर है। इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी ही राजा है। आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म। छिंतियान ने टाइम देखा और लौटने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक एक वीडियो कॉल आ गई। नाम देखते ही उसकी भौहें हल्की सी उठी। हेलो मिस्टर डोंगफोंग। हेलो छिंतियान, उम्मीद है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वीडियो में डोंगफोंग युनहाई ने छिंतियान के पीछे के माहौल पर नजर डाली और हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, मैं बस रेगिस्तान में ट्रेनिंग कर रहा था, छिंतियान ने स्माइल के साथ जवाब दिया। थोड़ी औपचारिक बातें करने के बाद डोंगफोंग युनहाई ने आखिर कॉल का मकसद बताया। छिंतियान, क्या तुम्हें एज्योर वुड स्टार रियल्म जीनियस बैटल में हिस्सा लेने में इंटरेस्ट है? ये सुनकर छिंतियान पल भर के लिए ठिठक गया। जीनियस बैटल की सिलेक्शन तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। पार्टिसिपेंट लिस्ट ऑनलाइन आ चुकी थी, यहाँ तक कि प्रोफेशनल एजेंसियां 1 स्टार से 5 स्टार तक रेटिंग भी दे चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डोंगफोंग युनहाई उसे जबरन घुसाना चाहता है? मिस्टर डोंगफोंग, मुझे याद है कि जीनियस बैटल की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, सही है ना? बिल्कुल सही, डोंगफोंग युनहाई मुस्कुराया। इसलिए मैं तुम्हें एग्जामिनर बनने का न्योता देने आया हूँ। एग्जामिनर? छिंतियान की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। एपिसोड 216, एग्जामिनर या एनपीसी। छिंतियान ने पहले श्याओपोंग से सुना था कि साइनवुड जीनियस बैटल हर साल का सबसे पॉपुलर इवेंट है। फुर्सत में उसने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया था। कुल मिलाकर ये एक टॉप लेवल कंपटीशन है जिसमें एंटरटेनमेंट और कमर्शियल वैल्यू दोनों भरपूर हैं। 25 साल से कम उम्र का कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट प्रीलिमिनरी राउंड में हिस्सा ले सकता है। बेशक कुछ ऐसे जीनियस जो पहले ही नाम कमा चुके होते हैं वे सीधे फाइनल सिलेक्शन राउंड में जाते हैं। कई महीनों की छंटनी के बाद जीनियस की फाइनल लिस्ट तय होती है। उन्हें एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में डाला जाता है, कभी आइलैंड, कभी डेजर्ट, कभी अबैंडन्ड सिटी। वहां वे एक दूसरे से लड़ते और बाहर होते जाते हैं जब तक सिर्फ 10 लोग नहीं बचते जो फिर एरिना बैटल में उतरते हैं। इस दौरान कंटेस्टेंट्स को सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि मास्क पहने एग्जामिनर्स और अलग अलग स्पिरिट बीस्ट से भी सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल गेम के एनपीसी जैसे होते हैं जिनका काम कंटेस्टेंट्स को बाहर करना होता है। दिलचस्प बात यह है कि एग्जामिनर्स और स्पिरिट बीस्ट्स के आसपास डोंगफोंग क्लैन की तरफ से इनाम रखे जाते हैं, जैसे हेवनली मटेरियल्स, अर्थली ट्रेजर्स, एलिक्सर, वेपन्स, मार्शल टेक्निक्स वगैरह। अगर कंटेस्टेंट एग्जामिनर या स्पिरिट बीस्ट को हरा दे तो उसे वही रिवॉर्ड मिल जाता है, बिल्कुल गेम में लूट पाने जैसा। इसी वजह से बहुत से कंटेस्टेंट पहले मुश्किल एनपीसी को गिराने के लिए अलायंस बनाते हैं और बाद में उन इनामों के लिए आपस में खूनी लड़ाई करते हैं। पूरा इवेंट लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। ऑडियंस देखती है कि ये जीनियस कैसे भेष बदलते हैं, गठबंधन करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं, जाल बिछाते हैं। सब कुछ एक बड़े हाई एंड कॉम्बैट रियलिटी शो जैसा होता है जो टेंशन और ह्यूमर से भरा रहता है और टॉप जीनियस की खौफनाक ताकत भी दिखाता है। क्या मुझे एग्जामिनर बनाकर ये लोग पिटते हुए देखना चाहते हैं? छिंतियान ने मन ही मन सोचा। एग्जामिनर असल में एनपीसी या घूमते हुए मॉन्स्टर जैसे होते हैं। आमतौर पर उनका लेवल जीनियस से ज्यादा होता है, लेकिन जो जीनियस फाइनल लिस्ट तक पहुंचते हैं उनके पास सिल्वर लेवल से नीचे की ब्लड लाइन एबिलिटी नहीं होती। कई तो गोल्ड लेवल के होते हैं। ऐसे में एग्जामिनर और जीनियस की लड़ाई का नतीजा कहना मुश्किल होता है। फर्क बस इतना है कि जीनियस आपस में टीम बना सकते हैं लेकिन एग्जामिनर नहीं। इसलिए आखिर में एग्जामिनर जीनियस के हाथों बाहर हो ही जाते हैं। फिर भी सच कहें तो छिंतियान को इसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा था, भले ही वो एग्जामिनर के रूप में ही क्यों ना हो। हाल ही में वो डेजर्ट में सेलेस्टियल पनिशमेंट, 9 स्ट्राइक्स, डार्क प्रिजन डेमन सप्रेसिंग फिस्ट और सेलेस्टियल थंडरफॉल जैसी मार्शल टेक्निक्स और मैजिक की ट्रेनिंग कर रहा था। प्रोग्रेस ठीक थी, लेकिन लगातार अकेले रहने से बोरियत होने लगी थी। एक लेवल के बाद ग्रोथ भी स्लो हो गई थी। तेजी से मजबूत होने का सबसे अच्छा तरीका है असली लड़ाई और ढंग के विरोधी। और जीनियस बैटल के कंटेस्टेंट इस जरूरत पर बिल्कुल फिट बैठते थे।
इसके अलावा वो अपनी असली ताकत टेस्ट करना चाहता था। सिर्फ अपनी एबिलिटीज और स्वॉर्ड्समैनशिप पर भरोसा करके शैडो स्ट्राइक स्नाइपर राइफल यूज किए बिना वो देखना चाहता था कि वो 25 से कम उम्र के इन टॉप जीनियस से टक्कर ले सकता है या नहीं। मिस्टर डोंगफोंग, आपके इन्विटेशन के लिए बहुत धन्यवाद। पर्सनली मुझे जीनियस बैटल में हिस्सा लेने में काफी इंटरेस्ट है। बस मेरी स्पेशल आइडेंटिटी की वजह से मुझे अपने सीनियर से अप्रूवल लेना होगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ। डोंगफोंग यूनहाई मुस्कुराया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीनियस बैटल में देखना चाहता हूँ। वैसे हर एग्जामिनर के लिए डोंगफोंग क्लैन एक गिफ्ट भी तैयार करेगा। जितनी देर तक तुम टिके रहोगे गिफ्ट उतना ही बेहतर होगा। तुम्हारी काबिलियत से तो एंड तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। एल्फ स्टार की लड़ाई के बाद डोंगफोंग यूनहाई छिनतियान की स्टेल्थ एबिलिटी से बेहद प्रभावित था। उसके लिए डार्क फॉरेस्ट कोई डेथ ट्रैप नहीं बल्कि खुला मैदान था। डार्क नेस्ट में आना जाना उसके लिए बच्चों का खेल था। इतनी जबरदस्त स्टेल्थ उसने यंग जनरेशन में पहले कभी नहीं देखी थी। जहां तक उसे जीनियस बैटल में बुलाने की वजह की बात थी, उसके पीछे कई सोच थी। पहली, एग्जामिनर बनने से पहले छिनतियान को एज्योर वुड स्टार पर रजिस्टर करना होगा। इस दौरान वो अपने फैमिली के जूनियर्स को छिनतियान के संपर्क में लाएगा ताकि रिश्ते नजदीक हों और धीरे से उसे डोंगफोंग क्लैन में खींचा जा सके। अक्सर हम उम्र लोगों की सलाह और दोस्ती ज्यादा असर करती है। दूसरी, एग्जामिनर बनने पर छिनतियान को डोंगफोंग क्लैन का गिफ्ट मिलेगा। कहा जाता है गिफ्ट लेने के बाद इंसान बंध जाता है। इससे छिनतियान का मन क्लैन की ओर झुक सकता है। तीसरी, वो चाहता था कि जीनियस बैटल के दौरान डोंगफोंग क्लैन के एल्डर्स की नजर छिनतियान पर पड़े ताकि उसे रिक्रूट करने की कोशिश और मजबूत हो। उसे इस युवक से बड़ी उम्मीदें थीं। गोल्ड लेवल ब्लड लाइन पावर, साफ कैरेक्टर, मजबूत सोच। वक्त के साथ ये जरूर किसी इलाके का बड़ा जनरल बनेगा। फिलहाल वो अभी यंग है और 7th ब्यूरो से ज्यादा बंधा नहीं है, इसलिए मौका मौजूद है। अगर और देर की तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। और ऊपर से ग्रैंड गिफ्ट भी है। डोंगफोंग क्लैन का ग्रैंड गिफ्ट वाकई एक्साइटिंग है। छिनतियान ने मन ही मन सोचा। छिनतियान, यान छिंग से अच्छे से बात कर लो। जैसे ही कोई अच्छी खबर मिले मुझे बताना। कॉल खत्म हो गई। छिनतियान ने थोड़ी देर सोचा और यान छिंग को कॉल मिला दिया। कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट हुई। छिनतियान, डायरेक्टर यान छिंग का चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। साफ था कि उसकी सीक्रेट मिशन ठीक से नहीं चल रही थी। छिनतियान, कोई जरूरी बात है? डायरेक्टर, एक बात है जो मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। छिनतियान ने डोंगफोंग यूनहाई के इनविटेशन और जीनियस बैटल की पूरी बात बता दी। सब सुनने के बाद यान छिंग ने पहले कुछ पल सोचा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जाओ, जब ग्रैंड गिफ्ट मिल रहा है तो क्यों ना जीनियस बैटल में जाकर अपनी ताकत दिखाओ। उन जीनियस की हवा निकाल दो। यान छिंग समझ गया था कि छिनतियान ने खुद रिपोर्ट की है, इसका मतलब वो भी हिस्सा लेना चाहता है। वो डोंगफोंग क्लैन की मंशा भी भांप गया था। टैलेंट खींचना चाहते हैं, लेकिन छिनतियान को खींचना नामुमकिन। भले ही छिनतियान 7th ब्यूरो छोड़ना चाहे, ब्यूरो उसे जाने नहीं देगा। छिनतियान तो बहुत पहले से मार्शल लिन की नजरों में है। म्यूटेटेड ब्लड लाइन वाला परफेक्ट क्लोन, ब्लड रेस जैसी एबिलिटीज, सैकड़ों साल में ऐसा कोई नहीं हुआ। यहाँ तक कि मार्शल लिन भी 1 साल में छिनतियान के मौजूदा लेवल तक नहीं पहुंचे थे। इंपीरियल कैपिटल ट्रांसफर बस वक्त की बात है। डोंगफोंग क्लैन कितना भी बड़ा दांव क्यों न लगाए, वो मार्शल लिन के साथ काम करने के मौके से मुकाबला नहीं कर सकता। यान छिंग को पूरा भरोसा था कि छिनतियान सही फैसला ही करेगा। इसलिए डोंगफोंग क्लैन की शुगर कोटेड कैनन बॉल, शुगर रखो, कैनन बॉल वापस करो, डील। छिनतियान के होठों के कोने हल्के से उठे। यस डायरेक्टर। एपिसोड 217, एज्योर वुड स्टार पागल बोटानिकल गार्डन। जीनियस बैटल शुरू होने ही वाली थी। फैसला लेने के बाद छिनतियान ने बिना देर किए टिकट बुक किया और अगले ही दिन निकल पड़ा। जाने से पहले उसने यांग फैन, फेंग मोचुआन और ली ची के साथ एक छोटी सी मीटिंग की। उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, बस इतना कहा कि कुछ समय के लिए बाहर रहेगा और वापस आने पर सबको बोनस देगा। अगली सुबह तड़के छिनतियान एज्योर वुड स्टार जाने वाली स्पेसशिप में सवार हो गया। 5 दिन बाद हम एज्योर वुड स्टार पर पहुंच चुके हैं। पोर्ट होल के पास खड़े होकर छिनतियान ने नीचे की ओर देखा। खिड़की के बाहर एज्योर वुड स्टार अनंत गुना बढ़े हुए जेड की तरह दिख रहा था। पूरा नजारा उसी से भर गया था। ग्रह के चारों ओर उसकी वायुमंडलीय परत हल्के धुंधले घूंघट जैसी फैली हुई थी। 10 सैटेलाइट्स चमकते रत्नों की तरह एज्योर वुड स्टार के चारों ओर घूम रहे थे। उनके आकार और बनावट एक दूसरे से अलग अलग थे। कुछ सैटेलाइट्स पर घनी फ्लोरोसेंट वनस्पति फैली थी जो अंधेरे अंतरिक्ष में हल्की हरी रोशनी बिखेर रही थी। कुछ सैटेलाइट्स पर गहरे उथले गड्ढे थे जिनमें अजीब किस्म की काई उग रही थी जो ठंडी चट्टानों में भी जान फूंक रही थी। ये सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में घूमते रहते थे, कभी एक सीधी लाइन में आ जाते, कभी बिखर जाते। एज्योर वुड स्टार के साथ मिलकर वे एक चलता फिरता
कॉस्मिक अजूबा बना रहे थे। एज्योर वुड स्टार के सिंक्रोनस ऑर्बिट में विशाल आर्म्ड फोर्ट्रेस धीरे धीरे घूम रहे थे। उनके हेक्सागोनल मेन स्ट्रक्चर में एनर्जी कैनन की कतारें भरी थीं। बाहर नीली भूतिया शील्ड चमक रही थी, जैसे अंधेरे में छिपा कोई मैकेनिकल स्पाइडर। इन फोर्ट्रेस के आसपास अनगिनत बैटलशिप्स हीरे जैसी फॉर्मेशन में तैनात थे। उनके सिल्वर ग्रे ढांचे तारों की रोशनी में ठंडी धातु की चमक बिखेर रहे थे। आयन थ्रस्टर से निकलती तेज आग की लकीरें ऐसे लग रही थीं मानो स्टील की मधुमक्खियों का झुंड अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा हो। कोई शक नहीं, एज्योर वुड स्टार रियल्म का मेन स्टार पूरी तरह से भारी सुरक्षा में है। छिंतियान के दिल में अनायास ही सम्मान और विस्मय भर गया। स्पेसशिप स्टारपोर्ट पर डॉक हुई। यात्री स्पेस एलिवेटर के जरिए नीचे उतरे। एग्जिट पर कई लोग लेने आए हुए थे। कुछ फैमिली वाले थे, कुछ दोस्त और कुछ लोग तख्तियां पकड़े खड़े थे। छिंतियान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपना काला बैकपैक उठाकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक तख्ती पर पड़ी जिस पर उसका नाम लिखा था। जैसे ही उसकी नजर उस पर गई, तख्ती पकड़े शख्स की नजर भी उससे मिल गई। वो 20 के आसपास का एक युवक था। गोरा, हैंडसम चेहरा और लंबा पतला शरीर। नजर मिलते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो तेजी से आगे बढ़ा। हेलो छिंतियान, एज्योर वुड स्टार में आपका स्वागत है, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं डोंगफोंग मिंग्यू हूँ। डोंगफोंग युनहाई मेरे दादाजी हैं। छिंतियान ने भी हाथ बढ़ाया। सामने वाले को देखते ही उसे डोंगफोंग युनहाई से हल्की सी समानता नजर आ गई। उसे अंदाजा था कि डोंगफोंग युनहाई किसी को उसकी व्यवस्था के लिए भेजेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो खुद उसका पोता होगा। हेलो। हाथ मिलाते ही छिंतियान ने महसूस किया कि उस पकड़ में जबरदस्त ताकत छुपी हुई है। साफ था कि डोंगफोंग मिंग्यू भी एक पावरफुल स्पिरिचुअलिस्ट है। छिंतियान, दादाजी ने मुझे खास तौर पर कहा है कि आपको हमारे सम्मानित मेहमान की तरह पूरी केयर दी जाए। डोंगफोंग मिंग्यू मुस्कुराया। मैंने आपकी रहने की व्यवस्था कर दी है, लेकिन क्योंकि आपके पास ज्यादा सामान नहीं है, क्यों ना पहले कुछ खाने चलें। एज्योर वुड स्टार पर कई यूनिक डेलिकेसीज हैं। बिल्कुल, बढ़िया रहेगा। दोनों एक फ्लाइंग डिवाइस में बैठे। उड़ाते हुए डोंगफोंग मिंग्यू ने पूछा, छिंतियान, क्या आप पहली बार एज्योर वुड स्टार आए हैं? हाँ। छिंतियान ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। दूर एक विशाल सूरजमुखी खड़ा था, करीब 100 मीटर ऊंचा, जैसे सुनहरा लाइट हाउस। उसका फूल का सिर फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था। किनारों पर नीली फ्लोरोसेंस चमक रही थी। वो धीरे धीरे स्टार की दिशा के साथ घूम रहा था। हर बार जब फूल हल्का सा हिलता तो छोटे चमकते बीज उल्काओं की तरह गिरते और जमीन पर चमकीली तरंगे बना देते। और आगे नियॉन ट्रीज के झुंड बादलों तक पहुंचे हुए थे। उनके तने पूरी तरह क्रिस्टल जैसे थे, जिनके अंदर रंग बिरंगा रस बह रहा था। ऊपर छाते जैसी आकृति वाले फूल खिले थे। हवा के साथ उनके रंग बदलते रहते थे, कभी आग जैसे लाल, कभी गहरे नीले, मानो रंगीन बादल आसमान में तैर रहे हों। खुशबू हवा के साथ उड़ते हुए फ्लाइंग डिवाइस तक पहुंच रही थी। जैसे जैसे डिवाइस आगे बढ़ी, छिंतियान ने सड़क के आखिरी सिरे पर जेड फॉरेस्ट देखा। वहां चमकता हुआ बांस उग रहा था। हर बांस से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। सिरों पर घंटी जैसे फूल लटके थे। हवा चलने पर उनसे साफ और मधुर आवाज निकलती थी। बांस के झुरमुट के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रीज भी नजर आ रहे थे। उनकी शाखाएं रोशनी और हवा की दिशा के अनुसार अपना आकार बदल रही थीं। कभी उनकी छतरी गोल बन जाती, कभी फैलकर छाता जैसी हो जाती, बिल्कुल जिंदा हरे बादलों की तरह। ये जगह किसी शहर जैसी नहीं, बल्कि किसी सपने जैसी जंगली बोटानिकल गार्डन लग रही थी। छिंतियान की नजरों में बदलाव देखकर डोंगफोंग मिंग्यू हल्का सा मुस्कुराया। जो भी पहली बार एज्योर वुड स्टार आता है, यही रिएक्शन देता है। हम पहुंच गए। डोंगफोंग मिंग्यू उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। ये कोई आम भव्य रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि 1000 मीटर ऊंचे विशाल पेड़ के चारों ओर बना अनोखा डाइनिंग प्लेस था। पूरा पेड़ गर्म एम्बर रंग में चमक रहा था। उसकी छतरी आसमान में छाते की तरह फैली हुई थी। शाखाओं से चमकती काई लटक रही थी, जैसे तारों से बनी मोतियों की पर्दियां जो सांझ की रोशनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही थी। पेड़ के तने में पारदर्शी ट्री होल प्राइवेट रूम बने हुए थे। हर खिड़की एक मजबूत पेड़ की झिल्ली से बनी थी, जिससे प्राइवेसी भी रहती थी और बाहर का खूबसूरत नजारा भी दिखता था। पेड़ के छेदों से गर्म पीली रोशनी बह रही थी, जो तने पर उगे नेचुरल फ्लोरोसेंट पैटर्न के साथ मिलकर ऐसे लग रही थी मानो कोई सांस लेती हुई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो। अंदर डाइनर्स पेड़ की गांठों से बने नेचुरल टेबल के चारों ओर बैठे थे। सामने पत्तों में लिपटे डिशेज रखे थे, जिनसे अजीब लेकिन लुभावनी खुशबू आ रही थी। और सबसे चौंकाने वाली थी स्पिरिट बर्ड्स। उनके पंख इंद्रधनुषी चमक बिखेर रहे थे। गले में बेलों से बने एप्रन थे। नुकीली चोंच में प्लेट्स पकड़ी हुई थीं, जिन पर फूलों की पंखुड़ियां सजी थीं। वे पेड़ के छेदों के बीच बेहद सलीके से उड़ रही थीं। किसी कमरे के सामने पहुंचकर अपनी पूंछ से हल्की सी दस्तक देती।
बुलावा मिलते ही बिना आवाज किए डिश रख देती। पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ था जैसे पानी बह रहा हो। ये देखकर छिंतियान खुद को रोक नहीं पाया। भाई मिंग्यू, यहाँ का माहौल तो सच में आंखें खोल देने वाला है। डोंगफोंग मिंग्यू मुस्कराया। यही एज़्योर वुड स्टार की पहचान है। भारी स्टील, कंक्रीट या ठंडी धातु की जगह हम नेचर के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को बनाए रखते हैं। छिंतियान, यहाँ ऐसे यूनिक बिल्डिंग्स अनगिनत हैं। अगर आप थोड़ा और रुकें तो और भी सरप्राइज मिलेंगे। उसे दादाजी की हिदायत याद आई। बातचीत के दौरान डोंगफोंग क्लैन की खूबियां हल्के से दिखानी थी ताकि छिंतियान के मन में क्लैन के लिए अच्छा फील बने। आखिरी मकसद उसे फैमिली में खींचना था। भले ही डोंगफोंग मिंग्यू अभी छिंतियान को पूरी तरह नहीं जानता था, लेकिन दादाजी की गंभीरता देखकर साफ था कि ये युवक कुछ खास जरूर है। एपिसोड 218, ओवरलॉर्ड ब्लेड बॉडी पर्पल। प्राइवेट रूम में घुसते ही हवा में बांस के पत्तों की हल्की खुशबू फैल गई जो दिमाग को ताजा कर देती थी। छिंतियान, यहाँ की स्पेशल डिश ट्राई कीजिए, क्रिस्पी बैम्बू शूट जेली। डोंगफोंग मिंग्यू ने बांस के पत्ते की प्लेट आगे बढ़ाई। हरे ताजे बांस के टुकड़ों पर हल्की ठंडक जमी हुई थी। छिंतियान ने चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रखा। क्रिस्टल जैसी जेली दांतों के बीच हल्के से कांपी। जीभ की नोक पर ठंडी सनसनी फूट पड़ी। फिर कुरकुरा और नर्म बांस का स्वाद आया, जिसमें ताजे बांस की खुशबू और हल्का मशरूम ब्रॉथ का एहसास मिला हुआ था। जेली के पिघलते ही जो रस निकला, उसमें हल्की सी नमकीन ताजगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बसंत के जंगल की सुबह की ओस मुंह में भर गई हो। आफ्टर टेस्ट तक पौधों की साफ खुशबू बनी रही। अब छिंतियान समझ गया कि शियाओपोंग और बाकी लोग एज़्योर वुड स्टार छोड़ने में क्यों हिचकिचाते थे। सिर्फ ये एक डिश ही उसके टेस्ट बड्स जीतने के लिए काफी थी। लाजवाब। छिंतियान ने अंगूठा उठाया। हा, अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। इसके बाद एक स्पेशल डिशेज आती रहीं। हर डिश छिंतियान को हैरान कर रही थी। भाई मिंग्यू, छिंतियान ने चॉपस्टिक रख दी। बस मिंग्यू बुलाइए। ठीक है मिंग्यू, छिंतियान बोला। मैं यहाँ मिस्टर डोंगफोंग के कहने पर टैलेंट बैटल में एग्जामिनर बनने आया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जामिनर कोई भी नहीं बन सकता। कोई ना कोई असेसमेंट जरूर होता होगा। डोंगफोंग मिंग्यू ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हर साल एग्जामिनर सिलेक्शन काफी कड़ी होती है, क्योंकि टैलेंट बैटल खत्म होने के बाद एग्जामिनर को मोटा रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन मेरे दादाजी ने आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया है। फैमिली एल्डर काउंसिल की सील और साइन भी लग चुके हैं। अब आपको बस मौजूदा एग्जामिनर्स में से किसी एक को रैंडम चुनकर हराना होगा। इसके बाद आपकी एग्जामिनर आइडेंटिटी कंफर्म हो जाएगी। समझ गया। छिंतियान ने सिर हिलाया। डोंगफोंग मिंग्यू ने जेली का एक टुकड़ा उठाया, चबाया और मुस्कुराकर पूछा, छिंतियान, मैंने दादाजी से सुना है कि आप सिल्वर ग्रे स्टार के 7th ब्यूरो से हैं। आपको अक्सर सीक्रेट मिशन करने पड़ते होंगे, है ना? छिंतियान ने जवाब दिया। सच कहूं तो मैं अभी ज्यादा वक्त से 7th ब्यूरो में नहीं हूं। थोड़ा शर्म की बात है, अभी तक कोई खास मिशन नहीं किया। ज्यादा वक्त से नहीं। डोंगफोंग मिंग्यू की आंखों में हल्की चमक आई। शायद आपकी ताकत इतनी ज्यादा है कि छोटे मोटे कामों में आपकी जरूरत ही नहीं पड़ती। छिंतियान हंस पड़ा। आप मुझे ज्यादा हाई मत आंकिए। उन वेटरन्स के मुकाबले मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। वाकई विनम्र इंसान। डोंगफोंग मिंग्यू मन ही मन मुस्कुराया। इसके बाद दोनों दूसरी बातों पर गपशप करने लगे। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ा। डोंगफोंग मिंग्यू का अंदाज खास था, ह्यूमर भी था और शब्दों में संतुलन भी। साफ दिख रहा था कि वो किसी बड़े परिवार में तराशा गया है। और मिंग्यू की नजर में छिंतियान भले ही कम बोलता हो, लेकिन कई मुद्दों पर उसकी बातें सीधे निशाने पर लगती थीं। बातचीत के दौरान आने वाली हल्की जांच को भी वो बड़ी सफाई से टाल जाता था। सच में 7th ब्यूरो में जाने वाले लोग साधारण नहीं होते। कुछ देर बाद छिंतियान के लिए जो रहने की जगह तैयार की गई थी, वो एक लग्जरी ट्री हाउस था। वो 1000 मीटर ऊंचे विशाल पेड़ की चोटी पर बना था, जहां से शहर का बड़ा हिस्सा दिखता था। कमरे के अंदर टेबल पर दर्जन भर से ज्यादा रेयर एक्सोटिक फल रखे थे। उनके आकार अलग अलग थे और हल्की मीठी खुशबू फैली हुई थी। छिंतियान खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे उन पौधों को देख रहा था जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके अंदर एक रहस्यमयी ताकत हिलोरे मारने लगी, जैसे किसी ने पुकार लगाई हो। ये वर्डेंट वाइल्ड्स के सॉवरेन की ताकत थी। सिर्फ एक ख्याल में ये अजीब पौधे जानलेवा वॉर वेपन्स में बदल सकते थे। डोंगफोंग क्लैन की छिंगमू ब्लड लाइन इससे भी ज्यादा ताकतवर और दबदबे वाली थी। इसलिए ये खूबसूरत, सपनों जैसी, हरी भरी एज़्योर वुड स्टार डोंगफोंग क्लैन के कंट्रोल में कभी भी एक भयानक अल्ट्रा लार्ज वॉर मशीन बन सकती थी। डेली स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पिरिचुअल पावर की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद छिंतियान ने कल होने वाले एग्जामिनर चैलेंज के बारे में सोचना शुरू किया। उसे कई मौजूदा एग्जामिनर्स में से एक को रैंडम चुनना था। मिंग्यू के मुताबिक ये सभी टियर 5 या उससे ऊपर के एक्सपर्ट थे। जिनका रेटिंग A लेवल था, वे सभी टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट थे
और उसकी मौजूदा स्पिरिचुअल एबिलिटी लेवल अभी टियर 4 3 स्टार ही थी। जाहिर था कि ये चैलेंज आसान नहीं था। अब सिर्फ एक रात बची थी। अगर अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ानी थी तो उसे टैलेंट लाइट स्फीयर पर ध्यान देना ही होगा। कई टैलेंट्स पर नजर डालने के बाद उसने पर्पल वाले टैलेंट्स को छोड़ दिया। 2 मिलियन से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स होने के बावजूद पर्पल टैलेंट को ऑरेंज में अपग्रेड करना अभी मुमकिन नहीं था। उसकी नजर कई ब्लू टैलेंट्स पर रुकी और आखिरकार उसने अपना टारगेट चुन लिया, स्वॉर्ड सॉइल रेजोनेंस। ये तलवारबाजी का टैलेंट था जो शुरू में लेसर ब्लेड सेंस से मजबूत होकर यहाँ तक पहुंचा था। हाल की लड़ाइयों में वो ज्यादातर स्नाइपर राइफल से ही दुश्मन मारता रहा था, इसलिए स्वॉर्ड्समैनशिप पर ज्यादा संसाधन नहीं लगाए थे। लेकिन आने वाली टैलेंट बैटल में वो शैडो स्ट्राइक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वो इंजीनियस से आमने सामने भिड़कर अपनी मार्शल टेक्निक्स को निखारना चाहता था और अपनी असली ताकत टेस्ट करना चाहता था। इसलिए स्वॉर्ड टैलेंट को मजबूत करना जरूरी था। उसने 1 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके स्वॉर्ड सोल रेजोनेंस को अपग्रेड किया। नीला लाइट स्फीयर कांप उठा और कुछ ही पलों में बैंगनी रोशनी की एक लकीर उभरी। एक नया टैलेंट जन्मा। नाम ओवरलॉर्ड ब्लेड बॉडी। टाइप पैसिव। इंट्रोडक्शन। जब तलवारबाजी की साधना चरम पर पहुंचती है तभी ओवरलॉर्ड ब्लेड बॉडी जागती है। इस टैलेंट वाले लोग तलवार की कला को बेहद गहराई से समझते हैं। किसी भी स्वॉर्ड टेक्निक को सिर्फ देखकर ही उसका सार और कमजोरी पकड़ लेते हैं। एक ही बार में सीखकर उस पर महारत हासिल कर सकते हैं, बल्कि खुद उसमें सुधार और इनोवेशन भी कर सकते हैं। हर वार में जबरदस्त स्वॉर्ड इंटेंट होता है जिससे स्वॉर्ड डैमेज 30% बढ़ जाता है। हर हिट पर एक लेयर ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड इंटेंट जमा होती है। जब स्वॉर्ड इंटेंट 7 लेयर तक पहुंच जाती है तो ओवरलॉर्ड्स अल्टीमेट स्लैश एक्टिव किया जा सकता है, जो दुश्मन पर दबाव डालता है और 15 से 40% तक अतिरिक्त आर्मर पियर्सिंग डैमेज देता है। ओवरलॉर्ड ब्लेड बॉडी के जागते ही छिन तियान के शरीर से भयानक और दबदबे वाली स्वॉर्ड इंटेंट फूट पड़ी, मानो पूरा ट्री हाउस चीर देगी। उसी पल प्राचीन पेड़ की चोटी हल्के से कांपी। एक रहस्यमयी ताकत कमरे में बह आई और एम्बर रंग की प्रोटेक्टिव बैरियर बन गई, जिसने सारी स्वॉर्ड इंटेंट को कमरे के अंदर ही बंद कर दिया। छिन तियान ने तेजी से आंखें खोली। उसकी पुतलियों में ब्लेड जैसी ठंडी चमक तैर गई। उसने खाली हाथ को कसकर पकड़ा। उंगलियों से सिल्वर व्हाइट स्वॉर्ड इंटेंट की एक धार फूटी, जो हवा में आधा मीटर लंबी ब्लेड लाइट बन गई। ये स्वॉर्ड इंटेंट इतनी तेज थी कि हवा में हल्की सी फटने की आवाज आने लगी। फिर भी वो हरे चीनी मिट्टी के टी कप से ठीक 3 इंच ऊपर रुकी रही। तैरती हुई चाय की पत्तियों को 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन कप की ग्लेज पर एक खरोंच तक नहीं आई। परफेक्ट कंट्रोल हो गया, छिन तियान ने धीमे से कहा। उसने पकड़ ढीली की। स्वॉर्ड इंटेंट हवा में सितारों की तरह बिखर गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एपिसोड 219 ब्लैक क्रो मास्क असेसमेंट की शुरुआत। अगली सुबह डोंगफोंग मिंग्यू किन तियान को एक स्पेशल बिल्डिंग में लेकर आया। यही एग्जामिनर सिलेक्शन वेन्यू है। डोंगफोंग मिंग्यू ने फैमिली क्रेस्ट दिखाया और किन तियान को खुले एरिना के अंदर ले गया। जैसे ही दोनों गेट से अंदर घुसे, एक ठंडी किलिंग ऑरा सीधी सामने से टकराई। किन तियान की पुपिल्स हल्की सिकुड़ गईं। जमीन पर गोल शेप में 9 एरिना बने हुए थे, जैसे कोई विशाल दरिंदे बैठे हों। हर एरिना कई सौ मीटर चौड़ा था। उनकी सतह गहरी बैंगनी काली चमक छोड़ रही थी, जिस पर जमी हुई मैग्मा जैसी अजीब पैटर्न बहती दिख रही थी। डोंगफोंग मिंग्यू ने धीमी आवाज में समझाया, ये एरिना मीटियोरेट आयरन प्रोफाउंड क्रिस्टल से बने हैं। टियर 7 स्पिरिचुअलिस्ट के फुल पावर अटैक भी झेल सकते हैं। सतह में सेल्फ हीलिंग है, 10 मिनट में दरार खुद ठीक हो जाती है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दूर के एक एरिना में बिजली चमकी। 2 फिगर उल्काओं की तरह टकराए। जोरदार शॉकवेव से जमीन के पत्थर उड़ गए, लेकिन एरिना की सतह बस जाले जैसी लहराई और आधे मिनट में फिर नॉर्मल हो गई। एरिना के चारों ओर कांसे के खंभे खड़े थे, जिन पर अजीब ग्लैटन पैटर्न खुदे थे। हर खंभे के ऊपर ट्रांसपेरेंट स्पिरिट क्रिस्टल टंगा था, जिनसे नीली रोशनी मिलकर एक डोम बना रही थी। व्यूइंग एरिया के कोने में सुनहरे सीट्स लगी थीं, जिनकी बैक पर उकेरी गई रून बीच बीच में चमक रही थीं। साफ था कि ये बैटल के आफ्टर इफेक्ट से बचाने के लिए बनाई गई थीं। एरिना के पास सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग खड़ा था। जैसे ही व्हाइट क्रेन मास्क वाला आदमी खून उगलते हुए गिरा, बुजुर्ग पल भर में बीच में पहुंच गया। उसकी सूखी दिखने वाली हथेली लोहे के पंजे की तरह अटैकर की कलाई में जकड़ गई। बैटल ओवर, फ्लेम फॉक्स जीत गया, बुजुर्ग ने ऐलान किया। फ्लेम फॉक्स मास्क के पीछे एक स्लिम और ग्रेसफुल औरत थी। रिजल्ट सुनते ही उसने पीछे हटकर 2 सेकंड के लिए किन तियान और डोंगफोंग मिंग्यू की तरफ देखा, फिर एरिना से कूदकर गायब हो गई। बुजुर्ग ने हाथ हिलाया। हरी स्पिरिचुअल लाइट व्हाइट क्रेन पर गिरी और उसकी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। ये लॉन्गशियोंग 7 लीफ पिल है। बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाती है और चोटें भरती है। इसे इस एग्जाम में हिस्सा लेने का गिफ्ट समझो। व्हाइट क्रेन ने पिल पकड़ी, थोड़ा रुका, फिर झुककर सलाम किया और चला गया। उनके जाते ही डोंगफोंग मिंग्यू आगे बढ़ा। ग्रैंड मास्टर यूए, मिंग्यू तुम यहाँ? बुजुर्ग मुस्कुराया।
ग्रैंडमास्टर यूए, ये हैं किंतियान। दादाजी ने इन्हें जीनियस बैटल के लिए एग्जामिनर सिलेक्शन में बुलाया है। और ये हैं डोंगफोंग यूए, दादाजी के दोस्त। नमस्ते मिस्टर डोंगफोंग यूए, किंतियान ने हल्का झुककर सम्मान दिखाया। तो युनहाई ने रिकमेंड किया है। डोंगफोंग यूए ने ऊपर से नीचे तक देखा। मिंगयू, इंट्रोडक्शन लेटर लाए हो? हाँ, डोंगफोंग मिंगयू ने लेटर निकालते हुए कहा। एल्डर काउंसिल की स्टैंप और साइन दोनों हैं। डोंगफोंग यूए ने देखा, सिर हिलाया। ठीक है, अब ऑफिशियल सिलेक्शन शुरू करते हैं। किंतियान, तुम्हारा स्पिरिचुअल लेवल टियर 4 3 स्टार। दोनों हल्के शॉक थे। टियर 4, सब जानते थे कि एग्जामिनर कम से कम टियर 5 होते हैं, लेकिन फिर भी युनहाई ने इसे चुना था। मतलब इस लड़के की असली ताकत कुछ और ही थी। आओ, पहले मास्क चुनो। डोंगफोंग यूए ने जानवरों के मास्क से भरा बॉक्स निकाला। किंतियान ने मास्क पर स्पिरिचुअल पावर स्वीप की। 2 सेकंड सोचा और एक मास्क उठा लिया। ब्लैक क्रो मास्क। पूरा मास्क काले मेटल का था। नुकीली चोंच, आंखों की जगह हीरे जैसे खोखले ग्रिल, किनारे ऊपर उठे हुए, साइड में कौवे के पंखों जैसे पैटर्न। सिंपल लेकिन जानलेवा। मास्क पहनते ही विजन क्लियर था। ऊपर से मास्क में ऐसा फ्लक्चुएशन था जो स्पिरिचुअल जांच को ब्लॉक कर देता था। इंटरेस्टिंग। मास्क के नीचे किंतियान हल्का मुस्कुराया। अब रैंडम अपोनेंट चुनो। स्क्रीन पर नाम तेजी से बदलने लगे। किंतियान ने आगे बढ़कर टैप किया। स्क्रीन रुकी। व्हाइट एलिफेंट। डोंगफोंग यूए ने कहा, तुम्हारी किस्मत थोड़ी टफ है, ये काफी स्ट्रांग है। आधे घंटे बाद भारी कदमों की आवाज गूंजी। 2.5 मीटर के करीब लंबा, चौड़े कंधे, उभरी मसल्स, दोनों हाथों में हथौड़े, चेहरे पर व्हाइट एलिफेंट मास्क। उसने ब्लैक क्रो मास्क की तरफ देखा। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? अचानक आसमान चीरती हुई तलवार की औरा फूटी। एरेना पर खड़ा किंतियान अपनी बैटल स्वॉर्ड उठाए सामने था। आओ, एपिसोड 220, टायरेंट ब्लेड स्लेज द एलिफेंट। एरिना में 2 नकाबपोश आमने सामने खड़े थे। एक की औरा तेज और दबदबे वाली थी, दूसरी भारी और पहाड़ जैसी। हवा में हल्की चरचराहट थी। कितनी दबदबे वाली स्वॉर्ड इंटेंट। डोंगफोंग मिंगयू की आंखों में हैरानी थी। डोंगफोंग यूए ने सिर हिलाया। युनहाई ने बेकार में नहीं चुना। व्हाइट एलिफेंट, शुरू करो। ठीक है। वो तोप के गोले की तरह उछला और प्लेटफॉर्म पर उतरा। शुरू। कोई नियम नहीं था। जीतने के लिए कुछ भी। व्हाइट एलिफेंट बख्तरबंद गाड़ी की तरह आगे बढ़ा। मिट्टी रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी हथौड़े पर जम गई। हवा हाथी की चिंगाड़ जैसी गूंजी, लेकिन किंतियान पीछे नहीं हटा। गर्जना के साथ बिजली उसके शरीर से फूटी और उसने सीधे वार कर दिया। धमाका। हथौड़ा और तलवार हवा में अटक गए। जमीन में दरारें पड़ गईं। ताकत में किंतियान पीछे नहीं था। डोंगफोंग यूए की आंखें चमकीं। ये साधारण ब्लड लाइन नहीं, दोनों अलग हुए। व्हाइट एलिफेंट की आंखों में गंभीरता थी। अचानक गोल्डन एलिफेंट की परछाई उसके पीछे उभरी, लेकिन इस बार किंतियान गायब हो चुका था। बिजली चमकी। थंडर शैडो फ्लैश। तलवार की रोशनी कमर से निकली। स्पिरिट शील्ड फट गई। खून उछला। व्हाइट एलिफेंट दहाड़ा। दोनों की भिड़ंत और तेज हो गई। लेकिन 7वीं लेयर पर पहुंचते ही किंतियान की आंखें ठंडी चमक से भर गईं। खत्म। बिजली का खंभा उठा। थंडर सर्पेंट गर्जा। एक ही वार। स्पिरिचुअल डिफेंस चूर। सीने में भयानक घाव। हथौड़ा गिरा। व्हाइट एलिफेंट पीछे गिरा। उसकी आंखों में सिर्फ एक एहसास था, मैं हार गया।